जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में जो 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके के प्रश्न लेके आया हूं। ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूँ सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है बाखरचू हिमनद से। बाखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखना कि सिंधु नदी कौन से हिमनद से निकलती है? बाखरचू हिमनद। कैलाश मानसरोवर के पास में ये हिमनद है, बाखरचू हिमनद। क्लियर है दोस्तों? और लद्दाख में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? तो लद्दाख में सिंधु नदी को सिंगी खब्ब कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना कि सिंगी खब्ब किस नदी का नाम है? तो सिंधु नदी का नाम है सिंगी खब्ब। दोस्तों लद्दाख में एक त्योहार भी होता है जिसका नाम है सिंधु दर्शन। तो सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिंधु नदी की पूजा होती है, सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है आपका लद्दाख में। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, ये आप याद रखना। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, एक चंद्र और एक भागा। तो चंद्र और भागा नदियों की धारा है चिनाब नदी, ये भी आप याद रखना। और चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है दोस्तों? चिनाब को अस्किनी भी कहा जाता है। वेदों में चिनाब नदी को अस्किनी भी कहा गया है। आप याद रखिएगा कि अस्किनी किसका नाम है? चिनाब का ही नाम है अस्किनी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी वो है आपकी मतलब झेलम। झेलम के दूसरी है आपकी, ये है आपका सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु नदी समझौता किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो चिनाब नदी है ना, इस पे 3-4 बांध आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सलाल बांध पूछ सकता है आपके एग्जाम में, सलाल बांध। तो सलाल बांध कौन सी नदी पर है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। एक आपसे पूछेगा रेटले, रेटले बांध कौन सी नदी पर है? दोस्तों रेटले बांध भी आपका चिनाब नदी पर है, रेटले बांध चिनाब नदी पर। एक आपको याद रखना बगलीहार, तो बगलीहार बांध भी कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है बगलीहार बांध, ये भी आप याद रखिएगा। और एक आपको याद रखना दोस्तों, वो है आपका पाकलदुल, पाकलदुल बांध चिनाब नदी पर है। और भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा पुल चिनाब नदी पर बना है, चिनाब पुल है इसका नाम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये आप याद रखना। क्रिकेट के लिए आपको एक ट्रॉफी और याद रखनी है, वो आपका ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए एक याद रखना, शीश महल ट्रॉफी। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों शीश महल ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए होती है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना कूच बिहार ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी ये पश्चिम बंगाल और बिहार में खेली जाती है। तो कूच बिहार ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए होती है, याद रखना इसके बारे में, कूच बिहार ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात क्रिकेट की हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्रिकेट के बारे में ना एक चीज़ याद रखना, क्रिकेट के जो बैट होता है, बैट की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट के बैट की लंबाई होती है 38 इंच। 38 इंच ये क्रिकेट के बैट की लंबाई होती है, आप याद रखिएगा। क्रिकेट की पिच पूछेगा तो दो पिच की लंबाई होती है आपकी 22 गज। क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज होती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? स्टंप की ऊंचाई, चलो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्रिकेट के संबंधित है रणजी ट्रॉफी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों बात क्रिकेट की हो रही है ना, तो मैं आपको 2-3 किताबें बता देता हूँ जो आ सकती हैं आपके एग्जाम में। एक आपको याद रखना द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों युवराज सिंह, युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी आप याद रखना। और एक किताब आप याद रखिएगा, सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। दोस्तों सेंचुरी इज़ नॉट एनफ जो किताब है ये लिखी है सौरभ गांगुली ने। तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम है सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की किताब है, ये भी आप याद रखना। एक किताब आपसे ये और आ जाती है एग्जाम में, और वो है आपकी कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो आत्मकथा है ये है आपकी कपिल देव की। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की आत्मकथा का नाम है, कपिल देव।
क्लियर दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो दोस्तों गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। और गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। क्यों गए थे? दोस्तों एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे। अच्छा, कौन से जहाज़ से गए थे? दोस्तों गांधी जी SS सफारी नामक जहाज़ से अफ्रीका गए थे। ये जब गए थे तो डरबन में पहुंचे थे, ये भी आप याद रखना। डरबन डरबन से प्रिटोरिया गए थे, प्रिटोरिया में फिर इनको मतलब रेल के डिब्बे से निकाल के फेंक दिया गया था। तो गांधी जी 1893 में गए थे अफ्रीका, और ये वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हम भारत में मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है दोस्तों, बात करें गांधी जी के बारे में तो गांधी जी की आत्मकथा आप याद रखिएगा। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आप याद रखना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई किताब है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों गांधी जी की ना एक किताब आपसे और पूछेगा, वो है आपकी पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों पाथवे टू गॉड भी गांधी जी की किताब है, ये भी आप याद रखना। 1924 में जो कर्नाटक में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, दोस्तों 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और आपसे एक पूछेगा और याद रखिएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? दोस्तों गांधी जी को महात्मा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक क्वेश्चन आज आ सकता है आपके गांधी जी से कि गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा किया था? तो दोस्तों गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने किया था, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि RBI जो नोट छापता है, RBI ने किस वर्ष गांधी सीरीज के नोट छापने शुरू किए थे? दोस्तों याद रखना 1996 में। 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने गांधी सीरीज के नोट की श्रृंखला जारी की थी, ये भी आप याद रखना। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। क्लियर हुआ? और क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका से मुद्रा पूछ सकता है इसकी। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न कहा गया? पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। CB आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। दोस्तों मैं बात करूं राज्यपाल के बारे में तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष एज होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है? 5 साल के लिए। लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आए कि राज्य का पहला नागरिक कौन है? तो राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है आपका, वो राज्यपाल ही होता है। राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो राज्यपाल ही होता है, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन आए कभी तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं हमारे? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ना एक त्यौहार याद ना, डोल यात्रा। डोल यात्रा कहाँ का त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल का त्यौहार है डोल यात्रा। एक नबन्ना भी आप याद रखिएगा, नबन्ना भी काफ़ी आता है। गजन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, गजन। और एक आप याद रखना गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला कौन से राज्य में लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में ना इसके 2-3 डांस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछे गंभीरा, गंभीरा डांस कहाँ का है? दोस्तों गंभीरा डांस है आपका पश्चिम बंगाल का। एक आपसे लाठी पूछ सकता है, लाठी कहाँ का डांस है? तो लाठी डांस यहीं का है आपका। कीर्तन पूछ सकता है आपका, कीर्तन कहाँ का डांस है? तो यहीं का है आपका। और वृता पूछ सकता है, वृता कहाँ का डांस है? तो वृता पश्चिम बंगाल का डांस है। तो लाठी, गंभीरा, वृता ये सब पश्चिम बंगाल के डांस हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसद के निम्न सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों निम्न सदन का मतलब क्या है कि लोकसभा की बात हो रही है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है आपकी? वो है आपकी 552। ये आप याद रखना, 552 हो सकते हैं। क्लियर? दोस्तों मैं बात करूं लोकसभा के बारे में, भारत की पहली लोकसभा कब गठित की गई थी? दोस्तों भारत की पहली लोकसभा गठित की गई थी आपकी 1952 में।
13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया और पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जी बी मावलंकर। जी बी मावलंकर, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन कभी आए तो इसको टिक कर सकते हैं। दोस्तों लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 552 है, लेकिन क्वेश्चन आए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष के साथ साथ आपको और क्या याद रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य स्थिति में 5 वर्ष होता है। क्लियर। अच्छा, क्या कभी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया है? हाँ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया है। ये आप याद रखना कि लोकसभा का कार्यकाल कब 6 वर्ष किया गया, तो 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो लोकसभा है ना, लोकसभा अभी जो वर्तमान में कौन सी है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा है। और 17वीं लोकसभा में जो स्पीकर है वो है आपके ओम बिरला। और ओम बिरला जो है, इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र आपका कोटा। कोटा से इन्होंने चुनाव जीता, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि भारत में पहली महिला स्पीकर कौन थी लोकसभा में, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार ये भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, ये भी आप याद रखना। और दूसरी कौन थी, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन ये भारत में दूसरी महिला स्पीकर थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका संसद। अगर क्वेश्चन आए कि संसद का कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 79 संसद का उल्लेख किया गया है। और 79 में कहा गया है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। तो भारत की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। क्लियर। तो 552 सदस्य संख्या है इसकी। बतुकम्मा त्योहार किस राज्य का त्योहार है, जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है? दोस्तों बतुकम्मा ये मैंने आपको डायरेक्टली कई बार पढ़ाया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप त्योहार वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, कि जो त्योहार वाली वीडियो मैंने डाली है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, स्टैटिक जीके के नाम से। आप तो ये आप देखें कि बतुकम्मा त्यौहार दोस्तों ये तेलंगाना का है। और इसमें 9 दिन तक चलता है ये त्यौहार। 9 दिन तक देवी गौरी की पूजा करती हैं महिलाएं इसमें फूलों की ढेरी बनाकर। तो ये आप याद रखना। दोस्तों तेलंगाना का ना एक त्यौहार और याद रखिएगा, जो एग्जाम में आ सकता है, वो आपका बोनालू। तो बोनालू उत्सव ये तेलंगाना का ही त्यौहार है, आप याद रखना। बोनालू कहाँ का त्यौहार है, तेलंगाना का। क्लियर। और तेलंगाना का एक त्यौहार आपसे और आ सकता है, नगोबा जात्रा। नगोबा जात्रा कहाँ का त्यौहार है? दोस्तों तेलंगाना की त्यौहार है नगोबा जात्रा। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आए कभी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना का एक डांस भी है पेरिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पेरिनी डांस कहाँ होता है? तो दोस्तों पेरिनी डांस होता है तेलंगाना में, याद रखिएगा इसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 रह गई है? दोस्तों मौलिक अधिकार 7 थे मूलतः, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, इसको हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। तो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको हमने क्या बना दिया है, तो इसको हमने एक कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मतलब लीगल राइट है आपका, ये भी आप याद रखना। मोरारजी देसाई की सरकार में ऐसा हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख किया गया है। 12 से 35 में इनका उल्लेख है, ये भी आप याद रखना। कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। और न्यायपालिका में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप अनुच्छेद 32 के तहत रिट फाइल कर सकते हो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। और आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत। तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। यहाँ पे कुछ मौलिक अधिकार लिखे गए, ये आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 से 23, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी क्वेश्चन आए कि स्वर्णिम त्रिभुज कौन से अनुच्छेदों को कहा जाता है? अनुच्छेद 14,
अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया है। तो अनुच्छेद 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार की साक्षरता दर कितनी सबसे कम है, ये आप याद रखिएगा। तो बिहार की साक्षरता है कितनी, तो यह है इसकी आपकी 63.8% इसकी मतलब साक्षरता दर है, जो सबसे कम है। मैं बात करूं भारत की साक्षरता दर की, दोस्तों भारत की साक्षरता दर है 74.04 2011 की जनगणना के अनुसार। मेल की पूछेगा तो पुरुषों की है आपकी 82.14। फीमेल की पूछेगा दोस्तों, फीमेल की पूछेगा आपसे तो वो है आपका 65.46। फीमेल की साक्षरता दर कितनी है, 65.46। ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा राज्य पूछेगा तो केरल, केरल के बाद में लक्षद्वीप, फिर मिजोरम का स्थान आता है। तो ये भी आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर ये आपकी केरल की है, फिर लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप, और उसके बाद में आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 1947 में भारत की साक्षरता दर थी 12%। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जनगणना लिखी गई है। जनगणना जो है ये 2011 की, इसमें कितने प्रश्न थे, 29 प्रश्न शामिल थे। और इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था। ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आया था कि नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ये कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान में है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। दोस्तों जो मानगढ़ है ना, इसको राजस्थान का जलियांवाला कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला। मानगढ़ जो कांड हुआ था वो हुआ था 1913 में, जब भील जनजाति के जो मतलब क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको अंग्रेजों की सेना ने गोलियों से भून दिया था। मानगढ़ की पहाड़ी, इसको एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। दोस्तों बात राजस्थान की हो रही है ना, तो राजस्थान का एक त्यौहार याद है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है आज के एग्जाम में, वो आपका गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव, देवी गौरी की पूजा की जाती है इसमें, और महिलाएं 16 दिन का व्रत रखती हैं अच्छे पति की कामना के लिए। तो गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, जयपुर में। तो ये क्वेश्चन कभी आए कि गणगौर उत्सव कहाँ का है, तो राजस्थान के जयपुर का है, याद रखिएगा दोस्तों। और एक याद है ना, डेजर्ट फेस्टिवल, ये बहुत आता है एग्जाम में। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ होता है, तो दोस्तों डेजर्ट फेस्टिवल हर साल होता है जैसलमेर में। 4 दिन तो चलता है ये डेजर्ट फेस्टिवल या रेगिस्तान महोत्सव, ये जैसलमेर में होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। राजस्थान का एक डांस भी आप याद रखना, वो है आपका घूमर। घूमर राजस्थान का डांस है, और घूमर भील जनजाति करती है, भील जनजाति की महिलाएं करती हैं घूमर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया है, तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में 205 देशों ने भाग लिया था। याद रखना इसके बारे में। यहाँ पे आप पूरी तरह से पूरा एक चार्ट देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जापान के सम्राट नारुहितो जो थे इसके उद्घाटनकर्ता थे। नाओमी ओसाका मसाल को लेने वाली महिला थी जिसने मसाल को प्रज्वलित किया था। 205 देशों के दल ने भाग लिया था इसमें। और इसके बाद में 32वें राष्ट्रीय ओलंपिक खेल थे आपके। 32वें ओलंपिक खेल हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के थे, 32वें थे। इसके बाद में 1964 में भी टोक्यो में जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन हो चुका है। यहाँ पे बाद में लिखा गया है कि टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चले थे, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चले थे। और इससे पहले भारत में कितने दल भेजे गए थे, तो 127 एथलीटों का दल भारत ने भेजा था टोक्यो ओलंपिक में। और भारत ने कितने पदक जीते थे, भारत ने पदक जीते थे दोस्तों 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 रजत पदक मीराबाई चानू और रवि दहिया, और 4 हमने कांस्य पदक जीते थे। तो ये आप याद ना, 7 पदक थे, बंटू का 4। ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं मिराई टोबा और सोमेटी इसके शुभंकर थे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने का पदक तालिका में कौन सा स्थान था, तो 48वें स्थान पे भारत था आपका, 48वें स्थान पे भारत था। ये भी आप याद रखें। ओलंपिक अगले का होंगे 2024 में, वो होंगे पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, दोस्तों भारत की पहली औद्योगिक नीति लागू की गई थी 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में लागू की गई थी। ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये आप सब याद रखिएगा।
अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जब भी औद्योगिक नीति आती है ना, तो औद्योगिक नीति में क्या चीज़ें होती हैं? सिंगल मार्केट, ट्रेड को बढ़ावा देगी, एनर्जी पे काम किया जाएगा, बेटर रेगुलेशन होगा, कंपटीशन बढ़ाया जाएगा, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटाइज किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सरकार करते हैं, इससे लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, भारत में विदेशी मुद्रा या भारत निर्यात ज़्यादा करे, वो सब चीज़ों के लिए होती है। नेक्स्ट आपका, कृष्ण नायर का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों, कृष्ण नायर का संबंध आपका कथकली से। कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई है, और कथकली नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं प्रचलित होती हैं। 24 हस्त मुद्राएं वाला क्लासिकल डांस कौन सा है? तो कथकली है, ये केरल का है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, केरल में ना आपको कथकली का एक सबसे प्रसिद्ध डांसर बताता हूँ आपको, वो है चेमांचेरी कुम्हीरमन नायर। तो चेमांचेरी कुम्हीरमन नायर कौन सा नृत्य करता है? तो कथकली करता है, कुम्हीरमन नायर। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, फिक्की बना था 1927 में। 1927 में बना फिक्की, और इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ आप देख सकते हैं। तो फिक्की 1927 में बना था। संस्थापक कौन थे इसके? जीडी बिरला। घनश्याम दास बिरला फिक्की के अध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पूछा गया था, तो पुष्यमित्र शुंग। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ये पूछा गया है या नहीं गया है। तो खैर, अगर आया है तो आप इसको याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, केरल के नृत्य से कोई क्वेश्चन था, और केरल के नृत्य आपके कथकली है, ओट्टम थुलाल है, मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु का डांस है आपका मोहिनी अट्टम। कोलकली है, मरगम कली है, पुक्कली है, थय्यम है, कैकोटिट कली है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, केरल का ना एक चीज़ और याद रखना, केरल का नया साल क्या होता है? विशु। केरल का नया साल विशु कहलाता है, ये भी आप याद रखना। और केरल से एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि केरल में मकर बिलक्कू त्यौहार होता है। मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है केरल में, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मकर बिलक्कू त्यौहार केरल का ही त्यौहार है। पूछा जाए कभी आपसे तो आप इसको याद रखना। क्लियर? तो दोस्तों, यही थे आज के प्रश्न जो पूछे गए थे आपके 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट। मिलता हूँ आपको अगले एनालिसिस के साथ, जिसमें अभी एसएससी जीडी का जो 30 तारीख का फोर्थ शिफ्ट हुआ था आपका, चौथी शिफ्ट हुई है, उसका एनालिसिस लेके आऊँगा। तो मिलता हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।